हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट हिंदी साहित्य 2024 हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसी हिसाब से अब हमें रणनीति के हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। प्रत्येक यूनिट को यूनिट वाइज हमें देखना होगा। प्रत्येक यूनिट को हम कितना समय दें, इन सभी बातों पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि यूनिट 7 जो हमारी हिंदी कहानी है, हिंदी कहानियों का मैंने अपने चैनल पर जो मूल पाठ है उनका अध्ययन अलग करा दिया है, साथ में उसका मैंने तथ्यपरक अध्ययन अलग करा दिया गया है। आप उन वीडियोस को देखिए। अगर आपने वो वीडियो देख लिए हैं, आप मूल पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम एक साथ 11 कहानियों को देखेंगे, उनसे जुड़े हुए तथ्यों की बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। और दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे एकेडमी और जो व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा राधे एकेडमी के नाम से, उसका लिंक आपको मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, एक बात और बताऊं, मैं जिन भी साथियों को पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ मैंने तीन प्रकार की बनाई हुई हैं। जिसमें एक पीडीएफ है जिसमें सिर्फ आपको तथ्य मिलेंगे। तथ्य से मतलब है कि जिसमें आपको कहानीकार से, जो कहानीकार है उसका परिचय होगा। सबसे पहले कहानीकार का परिचय, कहानीकार के बाद जो उसकी कहानियाँ हैं या कहानी संग्रह हैं उनकी चर्चा होगी, कहानी संग्रह है। और कहानी संग्रह के बाद हम आते हैं अपनी मूल कहानी पर, जो हमारे टेक्स्ट में लगी हुई है। उससे जुड़ी हुई, हमारी कहानी से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। अगर वो किसी कहानी संग्रह से है तो उसमें अगर भूमिका दी है लेखक ने तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। बाद में पात्र परिचय है, पात्र परिचय के बाद फिर हम आते हैं अपने जो पीवाईक्यू आए हुए हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। पीवाईक्यू के बाद प्रमुख जो कहानी के प्रमुख संवाद होते हैं या प्रमुख पंक्तियां होती हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पीडीएफ हमारे तीन तरह की है। एक तो है जिसमें सिर्फ आपको तथ्य मिलेंगे, तो वो पीडीएफ हमारी ये है। तो इसमें ये आपकी जो यूजीसी नेट में लगी हुई हैं कहानी, वो 21 कहानी लगी हुई हैं। तो इसमें आपको कहानी से सिर्फ जो तथ्य जुड़े हुए हैं उनकी चर्चा होगी। ठीक है दोस्तों, जो दूसरी पीडीएफ है वह है हमारी जिसमें सिर्फ मूल पाठ होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें सिर्फ जो मूल पाठ है, कहानियों का जो मूल टेक्स्ट है वो होगा। और तीसरी एक और पीडीएफ है हमारी, जो बच्चे नए हैं, जो यूजीसी नेट पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए यह पीडीएफ है जिसमें सारी कहानी होंगी। सारी कहानियों का पहले तथ्यपरक अध्ययन होगा, जो तथ्य उससे जुड़े हुए हैं उनकी चर्चा होगी। बाद में फिर मूल पाठ है वो दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो भी पीडीएफ चाहिए तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी कहानी पर शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11 कहानियों को देखेंगे, जो प्रकाशन वर्ष के हिसाब से हम लेके चलेंगे कहानियों को। सबसे पहली ये कहानी है हमारी एक टोकरी भर मिट्टी। और एक टोकरी भर मिट्टी से लेकर के हम जो 11 कहानी हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की राही कहानी है, उस तक हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहली कहानी है हमारी एक टोकरी भर मिट्टी, जो माधवराव सप्रे जी की है। ये शुरुआती कहानी है। और शुरुआती कहानी दोस्तों, कहानी के तत्वों के हिसाब से, जो कहानी के पैमाने होते हैं उनके हिसाब से इतनी नहीं है, लेकिन इसका जो फिर भी जो शुरुआती कहानियों के दौर में रही है, तो वो एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी भी रही है। तो इसकी हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1901। ठीक है दोस्तों, एक टोकरी भर मिट्टी की जो कहानी है हमारी, इसका प्रकाशन वर्ष 1901 है। अगर इसके हम पत्रिका के प्रकाशन की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो बिलासपुर जिले के पेंड्रा गांव में है। ठीक है दोस्तों, जहां से माधवराव सप्रे से चलाते थे। ये अगर हम इसकी बात करें तो जो देवी प्रसाद वर्मा हैं, इन्होंने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। यानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी किसने माना है, तो वो देवी प्रसाद वर्मा ने माना है। दोस्तों, इस कहानी से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं बिंदुओं से आएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हिंदी की पहली कहानी के रूप में से कौन स्वीकार करता है, तो देवी प्रसाद वर्मा करते हैं। और माधवराव इस सप्रे की बात करें तो उन्होंने दो पत्रिकाओं का संपादन किया था, एक हिंद केसरी और एक छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, इन दो पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। अब हम अगर इस कहानी के पात्रों की बात करें तो इस कहानी में मुख्य रूप से तीन पात्र हैं। एक वृद्ध विधवा है, उसकी पोती है, और एक जमींदार है। उसी की ये कहानी है। ठीक है, अगर हम मुख्य बिंदु करें, कहानी के मुख्य बिंदु देखिए
कि यह एक बहुत छोटी और कर्तव्यनिष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। दोस्तों ये पॉइंट आपसे पूछ दे सकता है, एक पॉइंट इसमें डाल लेगा कि जो हमारी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है ये वर्ग भेद पर आधारित है, यह सही कथन है या गलत कथन है। तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब का शोषण का चित्रण है। ठीक है, इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाया गया है। दोस्तों क्वेश्चन में ये पॉइंट भी दे सकता है, तो ये पॉइंट मुख्य रूप से कहानी से जुड़े हुए हैं, तो आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम इस कहानी के प्रमुख उद्धरण की बात करें तो इस कहानी से जुड़े हुए दो प्रमुख उद्धरण हमें देखने को मिलते हैं कि विधवा झोंपड़ी के भीतर गई, वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ये आपको दे देगा लाइन और बोलेगा कि ये किस कहानी से है, तो आप ध्यान रखना ये एक टोकरी भर मिट्टी से है। दूसरी पंक्ति है हमारी कि जमींदार साहब धन भूल गए थे, पर विधवा के मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य ताप कर उन्होंने वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कर्तव्य कर्म का पश्चाताप, उपयुक्त विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। ठीक है दोस्तों, तो एक टोकरी और मिट्टी से जुड़े हुए तथ्य हमने देख लिए। अब हम नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं। नेक्स्ट कहानी है हमारी धुलाई वाली। एक मिनट दोस्तों। दोस्तों दरअसल कोल्ड हो रखा है तो तबीयत थोड़ी डाउन है। तो अब धुलाई वाली कहानी की हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष सबसे पहले 1907 है। ये राजेंद्र बाला घोष एक बंग महिला है, उनके द्वारा लिखी गई है। अगर हम इसके प्रकाशन की बात करें तो धुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। फिर है इस कहानी को राय कृष्णदास ने हिंदी की पहली कहानी माना है। अगर इस कहानी को हमने अगर पहली कहानी किसने माना है देखें तो वो राय कृष्णदास ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। क्या शुक्ल जी ने भी इसे हिंदी की पहली कहानी की श्रेणी में रखा हुआ है। शुक्ल जी ने दोस्तों 4 कहानी जो मानी थी शुरुआती कहानी के पहली कहानी किसे माना जा सकता है, तो शुक्ल जी ने धुलाई वाली कहानी को भी उस श्रेणी में रखा हुआ है। इस कहानी में दो मित्रों का संवाद है, यानी दो मित्रों के संवाद से ये कहानी चलती है। नेक्स्ट है कि इस कहानी में विभाजन बंग का विरोध किया गया है, यानी जो बंग विभाजन हुआ था, जो अंग्रेज़ों के टाइम की ये कहानी है, शुरुआती कहानी 1900 समय तब अंग्रेज़ों का ही शासन था, तो उसमें जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसका विरोध इस कहानी के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस कहानी में उसकी चर्चा की गई है। जो धुलाई है उसका अर्थ क्या है, तो एक प्रकार का चादर चुनरी जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो धुलाई वाली कहानी का नाम धुलाई वाली पड़ा, तो वो धुलाई के नाम से एक महिला के ऊपर पड़ा जो अपनी शॉल ओढ़ी हुई थी उसके माध्यम से। कहानी में आए शहरों की बात करें दोस्तों, तो कहानी में कौन कौन से शहर आए हुए हैं, तो काशी शहर आया हुआ है, स्टेशन मुगल सराय, इलाहाबाद, आगरा, कलकत्ता, मिर्ज़ापुर। यानी दो दोस्त हैं जो रेल यात्रा की है उन्होंने, उसी की इसमें चर्चा है, आगे हम देखेंगे। अगर हम इसके पात्रों की बात करें तो पात्रों में सबसे पहले आते हैं हमारे बंशीधर। तो बंशीधर हैं तो इनका परिचय देखिए कि ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं और बनारस में इनकी ससुराल है। दोस्तों ये बात ध्यान रखना है, जुड़े जो पात्रों से जुड़े हुए तथ्य हैं इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो बंशीधर कौन है, जो मुख्य रूप से कहानी के पात्र हैं, जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, यानी इनका घर है वो इलाहाबाद में है और बनारस में इनकी ससुराल है। ठीक है। जानकी देवी कौन है, तो वो बंशीधर की पत्नी है, तो जानकी देवी। ठीक है। अगर हम सीता की बात करें, सीता एक कैरेक्टर है, तो वो जानकी देवी की बहन है जिसकी उम्र 10 वर्ष है। दोस्तों अगर किसी पात्र के बारे में जितनी जानकारी है अगर उसकी उम्र दी हुई है तो आप वो विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि जो हमारे पिछले यूजीसी नेट के में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इसी प्रकार जो पात्रों की जुड़ी विशेषताओं हैं उन्हीं के आधार पर आए हैं। अगर हम नवल किशोर की बात करें तो नवल किशोर कौन है, तो बंशीधर के ममेरे भाई हैं और एक तरीके से दोस्त हैं। ठीक है। एक कहारिन भी आती है पात्र के रूप में जो जानकी देवी के मायके में नौकरानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी से जुड़े हुए हमारे पात्र हो गए। और हम नेक्स्ट बात करें इस कहानी के प्रमुख उद्धरण की, तो प्रमुख पंक्तियां हैं कि क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई, तब पुरुष ने कहा कि सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। ठीक है। नेक्स्ट है
कि बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं, ससुराल में एक साले साली और सास सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जवान दो कालिब हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट पंक्ति है हमारी कि नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर बिलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं, नए बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखते तो दो चार सुनाए बिना न रहेंगे, और बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपयों की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। नेक्स्ट है हमारी कि मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी बहुत तंग हुई, सो तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नेक्स्ट है कि अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के भी प्राण निकल जाएं तो भी इन्हें दया न आवे। ठीक है दोस्तों, अगर हम PYQ की बात करें तो इस कहानी से जुड़े हुए PYQ आए हैं कि प्रश्न है हमारा कि निम्नांकित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन देखिए कि अपना अपना भाग्य कहानी पथ से बिछड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में चित्रित है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभाविक को अभिव्यक्ति मिली है। दुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। राही कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावपूर्ण कहानी है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए अब दुलाई वाली कहानी का भी जो कथानक है उसको लिया गया है, और साथ ही जो अन्य कहानियां हैं उनकी भी चर्चा हुई है। तो सबसे पहला बिंदु देखिए अपना अपना भाग्य, जो हमारी कहानी है जैनेन्द्र जी की, वो कहानी पथ से बिछड़ी हुई स्त्री की आप बीती की कहानी है। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है, क्योंकि उसमें एक लड़का होता है, उसी की कहानी है। दूसरी है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वभाव को अभिव्यक्ति मिली है। तो ये बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा कि एक विधवा की ही वो कहानी है। तीसरा बिंदु है कि दुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें जो दुलाई वाली है, दुलाई से ही हमने देखा था कि उसका जो चुनरी होती है वही है। नेक्स्ट बिंदु है कि राई कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर आधारित है। तो ये गलत है, बिल्कुल उस पर नहीं है ये। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावपूर्ण कहानी है। तो ये बिंदु हमारा सही है। तो हमारा B, C, E जो भी सही होगा, तो हमारा ये ऑप्शन C सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र है, प्रमुख पात्र है। तो उसने कहा था गैंग्रीन, दुलाई वाली, अपना अपना भाग्य। तो हमारी दुलाई वाली कहानी के बंशीधर पात्र हैं। ठीक है, तो पात्रों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट कहानी पर। अब दोस्तों हमारी नेक्स्ट कहानी है वह है दुनिया का अनमोल रतन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1907 प्रेमचंद जी के। दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि मैं इसे विस्तार से नहीं ले रहा हूँ, तो मैंने विस्तार से कहानी के ऊपर अलग अलग चर्चा कर चुका हूँ। मैं उसमें मैंने दो वीडियो बनाई हैं प्रत्येक कहानी की। एक कहानी में उसके तथ्यों की चर्चा की है, दूसरी कहानी में मैंने जो उसका मूल पाठ है और जो उसका सारांश है मैंने वो सब बताया है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको कहानियों से जुड़े हुए तथ्यों की चर्चा करूँगा, बाद बाकी जो सारांश है वो मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, अगर आपको वो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, यूनिट 7 के नाम से, हिंदी कहानी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सभी वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब दोस्तों हम इसमें सबसे पहले जो हमारी कहानी है दुनिया का अनमोल रतन, ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। तो जो हमारी कहानी पर चलने से पहले हम लेखक के बारे में देखेंगे। तो लेखक के बारे में बात करें प्रेमचंद जी के बारे में, तो पहला बिंदु है कि प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी है वो बड़े घर की बेटी थी, जो उर्दू मासिक पत्र का जमाना में दिसंबर 1910 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों अगर आप प्रेमचंद की पहली कहानी की बात करोगे तो उनकी पहली कहानी है बड़े घर की बेटी। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, मैंने सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को लिया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और इन्हीं बिंदुओं से जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रेमचंद की अगर हम पहली कहानी की बात करें तो वो उर्दू में है, जो है बड़े घर की बेटी। ठीक है दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बिंदु है कि उनकी पहली हिंदी कहानी की बात करें तो वो सौत है, जो सरस्वती पत्रिका के दिसंबर 1915 अंक में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों प्रेमचंद के बारे में ये बात ध्यान रखना, जब प्रेमचंद ने अपना शुरुआती लेखन अगर आप देखोगे
तो प्रेमचंद ने 1907 से लिखना स्टार्ट किया था। 1907 से लेकर 1915 तक उन्होंने उर्दू में लिखा और 1915 के बाद उन्होंने हिंदी कहानियों में लिखना स्टार्ट किया, जो हिंदी साहित्य है उसमें लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगर प्रेमचंद की पहली उर्दू कहानी की बात करें तो वो बड़े घर की बेटी है, लेकिन बाद में जो शौत कहानी आई उनकी 1915 में, वो हिंदी की पहली कहानी है। हिंदी में उन्होंने पहली कहानी लिखी। ठीक है और पहला हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और अगर इनके हम पहले कहानी संग्रह की बात करें तो वो सप्त सरोज नाम से 1917 में प्रकाशित हुआ। अगर दोस्तों हम बच्चन सिंह जी की बात करें तो बच्चन सिंह ने जो प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी है उसे हिंदी की पहली कहानी माना है। ठीक है, अगर अन्य आलोचकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ओवरऑल, तो अगर हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी की जो कहानी मानी जाती है पहली हिंदी की, वो सौत है, लेकिन बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर को पहली कहानी माना है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बिंदु देखिए। नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र ने प्रेमचंद को मुंशी की उपाधि दी, कथा सम्राट की। अगर हम दोस्तों कथा सम्राट की बात करें कि मुंशी प्रेमचंद जी के सामने ये एक शीर्षक जुड़ता है कथा सम्राट, उनको किसने कहा है, तो वो प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र जी ने कहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग में कबीर के बाद प्रेमचंद को सबसे बड़ा व्यंग्यकार घोषित किया है। दोस्तों ये बुक आप जरूर ध्यान रखना, प्रेमचंद जी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है इन्होंने स्टडी की है और एक पुस्तक भी जारी की जो प्रेमचंद और उनका युग के नाम से है। तो उनमें उनकी तुलना किससे की है, तो कबीर से की है। ठीक है दोस्तों, कबीर और प्रेमचंद की तुलना की है, जिसमें सबसे बड़ा व्यंग्यकार कबीर के बाद अगर कोई हुआ हिंदी साहित्य में तो वो प्रेमचंद को माना है रामविलास शर्मा ने। नेक्स्ट बिंदु है कि प्रेमचंद जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य सबसे उत्तम कहानी वह होती है। दोस्तों अगर प्रेमचंद जी की बात करें तो प्रेमचंद जी अगर कहानी की परिभाषा देते हैं, दोस्तों दरअसल ये जो ऑटो करेक्ट हो जाता है जब हम पीडीएफ को वर्ड से अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करें तो फॉन्ट चेंज होता है, तो ये शब्द इधर के उधर हो गए हैं, कुछ पंक्तियाँ हो गई हैं। तो ये जो प्रेमचंद ने इस पंक्ति को देखी, प्रेमचंद ने जो हिंदी कहानी की परिभाषा दी है तो वो क्या दी है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होती है। ये प्रेमचंद जी ने माना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे उनके कहानी संग्रह की। अगर आप प्रेमचंद के कहानी संग्रह की बात करेंगे तो उनके कहानी संग्रह देखिए, सबसे पहले है सप्त सरोज। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। सप्त सरोज है जिसका प्रकाशन वर्ष 1917 है। फिर है नवनिधि जिसका प्रकाशन वर्ष 1917। फिर प्रेम पूर्णिमा जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 है। फिर है हमारा प्रेम पचीसी जिसका प्रकाशन वर्ष 1923। प्रेम प्रसून 1924। प्रेम द्वादशी 1926। प्रेम प्रतिमा 1926। प्रेम तीर्थ 1928। पाँच फूल 1929। प्रेम प्रतिज्ञा 1929। प्रेम चतुर्थी 1929। प्रेम कुंज 1930। सप्त सुमन 1930। कफन 1936। तो दोस्तों अगर आपको प्रेमचंद के कहानी संग्रह याद करने हैं तो उनमें आप एक बात जरूर ध्यान रखिए, इसमें ज़्यादातर जो कहानी संग्रह है उनमें प्रेम शब्द कॉमन है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए। इससे आप अगर आप इनमें से कोई उनका कहानी संग्रह आता है तो आप उसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए प्रेम शब्द किन किन कहानी संग्रहों के पहले जुड़ा हुआ है, और दोस्तों इनका प्रकाशन वर्ष भी आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ दे सकता है। अब हम प्रेमचंद की मुख्य प्रमुख कहानियों की बात करें जो हिंदी साहित्य में जिन्हें ख्याति प्राप्त है या जो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उन कहानियों के शीर्षकों की बात करें तो सबसे पहले है हमारी बड़े घर की बेटी। फिर है नमक का दरोगा, सौत कहानी। इनका प्रकाशन वर्ष भी याद रखिए प्रकाशन वर्ष के हिसाब से। तो सौत कहानी हमने देखा था अभी जो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है वो 1915 में है, लेकिन जो बच्चन सिंह मानते हैं वो पंच परमेश्वर को माना है उन्होंने, जिसका प्रकाशन वर्ष 1916 है। सज्जनता का दंड 1916। बलिदान 1918। आत्माराम 1920। बूढ़ी काकी 1921। सवासिर गेहूँ 1924। शतरंज के खिलाड़ी 1925। सुजान भगत 1927। मोटेराम शास्त्री 1928। मंत्र कहानी 1928। अलग योजा 1929। दोस्तों ये कहानी जरूर ध्यान रखना, ये वो कहानी है जो प्रेमचंद की आपको पूछ सकता है, इनमें से आपको प्रकाशन वर्ष के हिसाब से ही पूछ सकता है तो आप वो भी ध्यान रखिए।
फिर है हमारी पूस की रात 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933 जो हमारे सिलेबस में भी है एक और कहानी ईदगाह, गुल्ली डंडा 1933, दूध का दाम 1933, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ हैं, उनके शीर्षक और प्रकाशन वर्ष आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी कहानी लगी हुई है दुनिया का अनमोल रतन। अब हम इसको देखेंगे दोस्तों। अगर हम इस कहानी की बात करें तो इस कहानी का मैं आपको थोड़ा परिचय दे दूं कि ये प्रेमचंद की शुरुआती कहानी में से है। इस कहानी का अगर कथानक की बात करें, कथा सारांश की बात करें तो इसमें एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है जो दिल फिगार है, और तो जो उसकी प्रेमिका है वो अपने प्रेमी से एक क्वेश्चन पूछती है और उससे कहती है कि तुम मेरे लिए जो दुनिया की सबसे अनमोल रतन चीज़ है वह लेकर आओ, तब मैं तुम्हारे प्रेम को कबूल करूँगी। तो ये वही कहानी है। तो इससे जुड़े हुए तथ्य हैं कि यह कहानी जमाना पत्रिका कानपुर से जो जमाना पत्रिका है वो कानपुर से प्रकाशित होती थी। तो सन 1907 में ये कहानी प्रकाशित हुई। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1907 जो जमाना पत्रिका कानपुर में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है कि यह कहानी 1908 सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है जिसमें 5 कहानियों का संकलन किया गया है। अगर दोस्तों हम दुनिया का अनमोल रत्न का कहानी संग्रह की बात करें तो वो है सोजे वतन, जिसका प्रकाशन 1908 में हुआ था। कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 है, लेकिन जो कहानी संग्रह है उसका प्रकाशन वर्ष 1908 है, जिसमें 5 कहानियाँ हैं। तो इसमें 5 कौन कौन सी हैं कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। ठीक है दोस्तों, तो इन कहानियों को आप जरूर ध्यान रखना, पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट है अब हम देखेंगे इस सोजे वतन जो हमारा कहानी संग्रह है उसके बारे में कि सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह था। यह संग्रह साल 1908 में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह में 5 कहानियाँ थीं जो देश, शहादत, प्रेम और आज़ादी के लड़ने वालों की का भावपूर्ण चित्र करती थीं। इस संग्रह के कारण प्रेमचंद को सरकार का कोप भाजन बनना पड़ा था। इस संग्रह से जुड़ी कुछ बातें हैं वो देखिए कि इस संग्रह की सभी कहानियाँ उर्दू में थीं। तब प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे। इस संग्रह की लोकप्रियता से आशंकित होकर ब्रिटिश सरकार ने इसकी प्रतियां जब्त कर ली थीं। हमीरपुर के कलेक्टर ने इसे देशद्रोही करार दिया और इसकी सारी प्रतियां जलवाकर नष्ट कर दीं। कलेक्टर ने प्रेमचंद पर बिना परमिशन के लिखने पर आरोप लगा दी थी। इस घटना के बाद प्रेमचंद ने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद कर लिया और हिंदी में लिखना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कहानी में हमारे आएंगे कि दिलफिगार अनमोल रतन लेकर आता है वह 3 दिल फरेब के लिए, यानी जो दिल फरेब के लिए जो उसका जो प्रेमी है दिलफिगार वो कौन कौन सी 3 अनमोल रतन चीज़ लेकर आता है। तो सबसे पहले जब वो आता है तो काले चोर का आंसू लेकर आता है। फिर हमारी स्त्री जो सती स्त्री की एक मुट्ठी राख लेके आता है, 2 प्रेमियों की चिता की राख। तीसरा है सिपाही के खून की बूंद। तो वो 3 चीज़ लेकर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पात्र परिचय की बात करें तो दिल फिगार कौन है तो दिल फरेब का सच्चा प्रेमी है। अगर हम मलका दिल फरेब की बात करें तो मीनो स्वाद शहर की है। जरूर ध्यान रखना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर आज जरूर ध्यान रखना। वो कौन से शहर की है जो उसकी प्रेमिका है तो मीनो स्वाद शहर की है। दिल फिगार से दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मांगती है। एक आता है हमारा काला चोर, सूली पर चढ़ने वाला होता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है हिंदुस्तान का जो पता बताता है दिल फिगार को। और एक वीर सिपाही है जिसका राजपूत सिपाही है दोस्तों, ये ऐड कर लेना आप, राजपूत सिपाही है। तो उसके खून की बूंद लेकर वो अंत में आता है। अगर हम इस कहानी के प्रमुख उद्धरण की बात करें तो इस कहानी के प्रमुख उद्धरण हैं कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनमें से भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ, इसीलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी कभी कामयाब होगा। ठीक है दोस्तों,
तो इसकी जो प्रेमिका है वो कहती है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और 10 शरीर राख का ढेर हो गया। दम से वह फूल के हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। यानी जब दूसरी बार जो दिलफिकार है वो अपनी प्रेमिका के लिए अनमोल चीज़ ढूंढने के लिए जाता है, तो एक प्रेमी प्रेमिका की चिता होती है, तो उसी की एक मुट्ठी भर राख वो लेकर आता है। तो ये वहीं से है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कथन है कि तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और जो हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिज गायब हो गई। दिल फगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये तब है जब दिलफिगार परेशान हो जाता है और उसकी समझ में ही नहीं आ रहा होता। तो जब उसे एक राहगीर मिलता है जो उसे रास्ता दिखाता है, एक फ़कीर, तो ये उसी के द्वारा कथन कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कथन है हमारा कि नरमी से बोलाए जमावर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ, इधर भूलता भटकता आ निकला। एक मिनट दोस्तों। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुछ कैफियत बयां कर। यानी जो जब दिलफिगार है जब हिंदुस्तान में आता है तो वो एक राजपूत सिपाही से मिलता है जो युद्ध के बाद बहुत घायल है और उसके सीने से खून निकल रहा है। तो तब वो उससे बात पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी 3 कहानियाँ हो चुकी हैं। एक धुलाई वाली कहानी, सबसे पहले हमने एक टोकरी भर मिट्टी देखी, फिर धुलाई वाली, और फिर है हमारी कहानी जो दुनिया का अनमोल रतन। हमने 3 कहानी देख ली। अब हम नेक्स्ट कहानी है हमारी कानों में कंगना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913। ठीक है दोस्तों, जो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने लिखी हुई है। और हम राजा राधिका रमण सिंह की बात करें दोस्तों, तो ये प्रेमचंद पूर्व युग के लेखक हैं। इन्हें शैली सम्राट भी कहा जाता है। इनसे जुड़ा हुआ दोस्तों ये कथन, ये जो बिंदु है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखना। शैली सम्राट अगर किस कहानीकार को माना गया है तो इसे आप जरूर ध्यान रखिए, वो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह को माना गया है। ठीक है, अब इनके हम कहानी संग्रह की बात करें तो इनके कहानी संग्रह हैं। सबसे पहला है कानों में कंगना, फिर है कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी समा। और जो इनकी अगर चर्चित कहानी की बात करें तो वो बिजली है। अगर आपको बिजली कहानी पूछ दे कि बिजली कहानी किसकी है तो वो राजा राधिका रमण सिंह की है। अब हम दोस्तों कानों में कंगना कहानी से जुड़े हुए तथ्यों की बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था वो 1912 में। प्रकाशन इंदु पत्रिका में हुआ। यानी जो इस कहानी का प्रकाशन किस में हुआ तो इंदु पत्रिका में 1912 में हुआ। यह कहानी गांधी टोपी संग्रह में संकलित है। बाद में इस कहानी का संकलन गांधी टोपी का जो कहानी संग्रह है उसमें किया गया है। केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम, विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत हो प्रेम त्याग के विमुख हो जाने और अंत में किरण के प्रण समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी है। कहानी में ऋषिकेश व मुरादाबाद शहर का वर्णन हुआ है। दोस्तों ये शहर दोनों ध्यान रखना इस कहानी से जुड़े हुए, तो इसमें एक ऋषिकेश शहर आया है, एक मुरादाबाद शहर का वर्णन हुआ है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं पात्र परिचय देखिए। पात्र परिचय इस प्रकार है कि जो किरण है वो योगीश्वर की बेटी है। एक योगीश्वर है जो नरेंद्र की बात करें, पहले आप पात्र परिचय देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कहानी से जुड़े हुए वो बताता हूँ सारा। नरेंद्र कौन है तो नरेंद्र किरण का प्रेमी है, बाद में पति हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नरेंद्र किरण का प्रेमी है। योगीश्वर कौन है तो योगीश्वर है नरेंद्र के पिता के साथी हैं। यानी जो योगीश्वर हैं वो नरेंद्र के पिता हैं, उनके दोस्त समझ लीजिए, उन्हीं के साथी हैं। मोहन कौन है तो जिसके यहाँ नरेंद्र मेला देखने जाता है उसका दोस्त है। एक किन्नरी है जो मोहन के यहाँ पे मेले में मिली हुई है। एक जूही है जो नौकरानी है नरेंद्र और किरण के घर में। तो दोस्तों इस कहानी का सारांश इस प्रकार है कि जो योगीश्वर हैं उनके पास नरेंद्र जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इनके यहाँ पर वो शिक्षा लेता है। तो वहीं पर योगीश्वर की बेटी है किरण, तो इन दोनों में प्रेम हो जाता है, किरण में और नरेंद्र में।
तो जब अंतिम वो अपनी शिक्षा लेकर गुरु दक्षिणा देने के लिए नरेंद्र के योगेश्वर के पास जाता है नरेंद्र, तो अंत में वह एक झुमका ले जाता है जो किरण को दे देता है। और फिर योगेश्वर नरेंद्र और किरण की शादी करा देते हैं। शादी के बाद दोस्तों नरेंद्र का एक बार जाना होता है अपने दोस्त मोहन के यहाँ। जब वो अपने दोस्त मोहन के यहाँ जाता है मेला देखने के लिए, तो मेला में उसे एक किन्नरी से प्रेम हो जाता है। एक किन्नरी के आकर्षण से वह उसमें चला जाता है। फिर वह किन्नरी से इतना मोह करता है और किन्नरी उससे सब कुछ ले लेती है। अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। वो किरण के सारे जेवर भी दे देता है उस किन्नरी को। तो फिर अंत में किरण के पास सिर्फ एक कानों में जो नरेंद्र ने झुमका दिया हुआ था वही रहता है। तो अंत में मरते टाइम जब किरण की अंतिम सांसें चल रही थी तो नरेंद्र उससे वह भी ले जाता है और उस किन्नरी को दे देता है। अंत में वो किन्नरी उसे नरेंद्र से जब नरेंद्र के पास जब कुछ नहीं रहता तो उसे भगा देती है। फिर वह नरेंद्र पश्चाताप करता है। तो ये उसी की कहानी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर हम इस कहानी के प्रमुख उद्धरण की बात करें तो वो है इस प्रकार है, उसे बन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद्य या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर कांट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल बिकने बाल की भूसा है, घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा है। बन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चटुल जगत वायु इन्हें छूती नहीं, यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन दृष्टि इन्हें पाती नहीं है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहें, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ गए। यानी जो फूलों का वर्णन है वो इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वो पतली किरण अपनी मृत्युवीण कानन में क्या ढूंढ रही थी। सया से इस शून्य की कौन कहे किसे, एकटक देखती थी कौन जाने अपनी लिए लाभ उनको स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जो होती थी मैं क्या बता सकूं। नेक्स्ट है कि हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बराबर देखते हैं, लेकिन वह स्पंद निश्चित ज्योत सचमुच भावहीन है या आलप हरी। आप अपनी अंतर ही से मस्त हैं, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ के उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। ठीक है। नेक्स्ट है कि गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। ये कानों में कंगना कहानी से है। ठीक है दोस्तों, अगर कृष्ण की बात आए, कृष्ण की इसमें चर्चा हुई है, तो वो यही कहानी है कानों में कंगना। नेक्स्ट है कि समय ने सब कुछ पलट दिया, अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर दो घड़ी बंसी की टेर दें, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्मधनुर्धर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि एक हो भी भटक दो भूले, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जग जनमाया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। नेक्स्ट है कि कंकड़ी में जल लाकर कोई स्थार विवर नहीं फोड़ सकती। जल क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पर हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का निशान नाभ में रहने नहीं देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इसी काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन डोलते फिरे, 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। यानी जो सांसारिकता की है वो इसमें बात की गई है। नेक्स्ट देखिए कि चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो ये नरेंद्र सोचता है बाद में, जब उसके पास कुछ नहीं बचता है, उसकी प्रेमिका किरण की भी मृत्यु हो जाती है तब। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट कहानी है वह है हमारी उसने कहा था कहानी। अब हम इसके देखेंगे।
दोस्तों अगर हम उसने कहा था कहानी की बात करें तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है और हिंदी की चर्चित कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन है? तो ये प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख कहानियों की बात करें तो इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं सुखमय जीवन, प्रकाशन वर्ष 1911, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था 1915। हिंदी साहित्य में इनकी तीन ही कहानी मिलती हैं। और दोस्तों जिस कहानीकार ने सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी और उसकी एक कहानी उसने कहा था, अगर हिंदी की मोस्ट ऑफ कहानी मानी जाती है ये और हर सिलेबस में से संकलित किया जाता है, तो ये कहानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आप जरूर देखिए। उसने कहा था कहानी के अगर हम तथ्यों की बात करें तो यह कहानी फ्लैशबैक में लिखी गई है जिसे पूर्वदीप्त शैली कहते हैं। दोस्तों ये आप जरूर ध्यान रखना कि ये कहानी फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है जिसे पूर्वदीप्त शैली भी कहते हैं। प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण हुआ है। त्याग व वीरता के आदर्श प्रेम की कहानी है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना आप, ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं बिंदुओं से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। वचनबद्धता एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी है। सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का चित्रण हुआ है इस कहानी में। जब जर्मन सेना ने धावा किया था तो सिख 8 जर्मन थे और दूसरी तरफ 70 जर्मन। ठीक है दोस्तों, जर्मन 63 सिख मारे गए और 15 जर्मन। दोस्तों ये कहानी में से लिए गए तथ्य हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम करते हैं यहाँ पे लहना सिंह ने लप्टन साहब को पहचानने के लिए 4 सवाल किए थे। तो वो कौन कौन से सवाल थे उन्हें आप देखना। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको कहानी में देखने को मिलेगा कि जब जर्मन सेना की या सेना का एक अफसर जो उनके लेफ्टिनेंट साहब थे, यानी जो कमांडर था उनका, तो उसका भेष धारण करके आता है और उनसे कहता है कि आप दूसरी खाई में जो लड़ाई हो रही है उसकी तरफ जाइए, वहाँ से धावा बोलने वाला है। तो वहाँ से वो सैनिकों को भजा देता है। अंत में जब लहना सिंह को उस पर शक होता है कि ये हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, तो उसे पहचानने के लिए वो उससे 4 सवाल करता है। ठीक है दोस्तों, तो वो 4 सवाल कौन से हैं इन्हें आप देखिए कि सिख सिगरेट पीते हैं, जगाधरी के जिले में नीलगाय होती हैं जिनके सींग 4 इंच 2 फुट के होते हैं, मुसलमान खान मासा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, लेफ्टिनेंट साहब खोते में रहते हैं। वह यह सवाल उनसे लेफ्टिनेंट साहब से पूछता है उनकी परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, कहानी में आए प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं तो आप उन्हें भी ध्यान रखिए। एक अमृतसर शहर आया है जहाँ की ये कहानी है। मंगरे सूबेदारनी का घर है, यानी जो मंगरे है वहाँ पर वो सूबेदारनी है उसका घर है। मांझे की बात करें तो वो लहना सिंह का घर है मांझे में। गुरु बाजार लहना सिंह के मामा का घर है, गुरु बाजार में लहना सिंह के मामा का घर है। और जगाधरी की बात करें तो लप्टन साहब शिकार खेलने गए थे, वो जगाधरी में गए थे। एक है लयतपुर बर्लिन जहाँ सूबेदार को सरकार ने घर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो वो लयतपुर बर्लिन में दिया था। अब हम पात्र परिचय की बात करें तो पात्र परिचय देखिए, पात्र परिचय है कि लहना सिंह है, उम्र है 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो लहना सिंह की उम्र कितनी है तो वो 12 वर्ष है। नंबर 77 सिख राइफल में जमादार है। बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से प्रेम हो जाता है जो बाद में सूबेदारनी बनती है। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ सिपाही कुशल सिपाही है। अपने दिए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान कर देता है। 7 दिन की छुट्टी लेकर घर आता है। ठीक है दोस्तों, वो तो ये सभी तथ्य किससे जुड़े हुए हैं तो ये हमारे लहना सिंह से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं सूबेदारनी की। तो सूबेदारनी के बारे में देखिए, सूबेदारनी की उम्र कितनी बताई गई थी बचपन में तो वो 8 वर्ष बताई गई। ये दोनों आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है, यानी ये सूबेदारनी है फिर वो बाद में कौन है, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है, बोधा सिंह की माँ है। बचपन में अपने मामा के यहाँ लहना सिंह से मिलती है जो उसकी जान बचाता है। लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भिक्षा मांगती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु है कि सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह कौन है तो सूबेदारनी का पति है, बोधा सिंह का पिता है। लहना सिंह को बहुत चाहता है, सरकार ने खुश होकर लायतपुर में उसको ज़मीन दी थी। ठीक है, और हम बोधा सिंह की बात करें तो हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है बोधा सिंह। युद्ध में घायल होने पर लहना सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर देता है। गौड़ पात्रों में कौन कौन है तो गौड़ पात्र भी ये ध्यान रखिए, एक बजीरा सिंह है जिसे पलटन का विदूषक भी कहते हैं।
एक लप्टन साहब हैं जो 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर हैं। इसको मारकर कोई जर्मन इसका भेद धारण करके आता है, जिसकी पहचान कर लहना सिंह उसे मार देता है, लेकिन वह लहना सिंह को घायल कर देता है। एक है महासिंह श्याम सिंह जो सिपाही हैं। अतर सिंह कौन थे? तो अतर सिंह की बात आई तो वो सूबेदारनी के मामा हैं। कीरत सिंह लहना सिंह का भाई है, जो वो अंत में जिसका बात बताता है। अब्दुल्ला कौन है? तो लप्टन साहब का खान मासा है। पोलूराम डाक बाबू और तुर्की तो मौलवी है। ठीक है दोस्तों, तो ये गौड़पात्र आए हुए हैं। अब इस कहानी के प्रमुख पंक्तियाँ देखिए कि बड़े गाड़ी वालों की जवान के कीड़े से जिनकी पीठें छिल गई हैं, बड़े शहरों के हिक्के और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली को मरहम लगावें। ठीक है, अगर अमृतसर की बात आए दोस्तों तो वो इस कहानी से ही होगा। अगर कोई पंक्ति आती है तो वो इसी कहानी से होगी। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्रा पारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ये दोस्तों कहानी तब की है, जो पंक्ति तब की है जब इक्के वाले अपना इक्का चलाते हैं। इक्का हुआ होता है जो घोड़े की गाड़ी होती है, उसे ही कहते हैं। तो जब इक्के वाले अपना इक्का चलाते हैं तो अगर रास्ते में और भी राहगीर जो पैदल वाले होते हैं तो उन्हें हटाने के लिए वो ये बात बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। यानी ये जो लड़का है लहना सिंह और जो सूबेदारनी है, उनके बचपन की बात है। फिरंगी मैम फल और दूध की वर्षा कर देती हैं, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ठीक है दोस्तों, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ये कहावत इसमें आई हुई है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। नेक्स्ट है कि लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का जमाना है, एक तरफ बढ़ गई तो क्या होगा? 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गई तो क्या होगा? दोस्तों ये कहानी भी, ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा कि हाँ देश क्या है स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। तो ये कौन कहता है? तो ये वजीरा सिंह कहता है, इसे आप जरूर ध्यान रखना, ये वजीरा सिंह कहता है। नेक्स्ट है कि जैसे मैं जानता ही न हूँ, तुम अपने कंबल से उड़ाते हो, रात और आप सिगड़ी के सहारे गुजार सकते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो ये वजीरा सिंह कहता है लहना सिंह से। नेक्स्ट है हमारा कि मेरा डेरा मत करो, मैं तो बुलेलगी खंड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। तो दोस्तों ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखना। जब लहना सिंह के गोली लग जाने से जब उसका घाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी मृत्यु उसके समीप होती है, तब वो कहता है, जब उसका सर वजीरा सिंह की गोद में रखा होता है तब। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा था, वह गाड़ी में लेटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा कि सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की। जाओ और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुद्दों के लिए भी गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट दोस्तों, हाँ तो नेक्स्ट है हमारा कि मृत्यु के समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग
साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर हट जाती है। नेक्स्ट है कि तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी इच्छा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। यानी ये सूबेदारनी है, वो बाद में कहती है जब लहना सिंह लड़ाई के लिए जाता है तो कि तुम मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, जब वजीरा सिंह की अंतिम सांसें चल रही होती हैं तब वो वजीरा सिंह के सिर पर अपना सिर वजीरा सिंह के पैर पर रखा होता है। तब वो कहता है कि जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीनों उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। अंत में लास्ट में खबर आती है कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। ठीक है दोस्तों। अंत में अगर हम PYQ की बात करें, PYQ तो इसमें एक ही आया हुआ था कि चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो कछुआ धर्म, उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। तो हमने देखा था ये तीनों कहानियाँ उनकी ही लिखी हुई हैं और जो नहीं है वो कछुआ धर्म है। कछुआ धर्म चंद्र धर्मा शर्मा गुलेरी जी का ही है, लेकिन यह उनका निबंध है, कहानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना, कछुआ धर्म उनका निबंध है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारी कहानी, वह है आकाशदीप। ठीक है दोस्तों। अगर हम आकाशदीप कहानी की बात करें तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में देखेंगे। दोस्तों हम जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो प्रसाद जी रोमांटिक और स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के रचनाकार हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये तो आपको पता ही होगा कि छायावाद मुख्य रूप से रोमांटिसिज्म और स्वच्छंदतावाद के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट बिंदु है कि उनकी चेतना राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदरवाद से निर्मित है। प्रसाद का महत्व यह है कि उन्होंने सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित परंपरा के भीतर मानसिक यथार्थ को उभारा था। ठीक है दोस्तों, ये बिंदु मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जयशंकर प्रसाद के भी उससे और कहानी से भी, कि जो एक तरफ प्रसाद और प्रेमचंद दोनों साथ साथ ही लिख रहे थे, समकालीन थे। जहाँ प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ को लिया हुआ था, प्रेमचंद की कहानियों में आपको सामाजिक यथार्थ देखने को मिलेगा। अगर आप प्रसाद की बात करेंगे तो उन्होंने उसी परंपरा के भीतर मानसिक यथार्थ क्या है, लोगों के मन में क्या चलता है, उसकी बात की है। ठीक है। अगर हम राजेंद्र यादव की बात करें तो उन्होंने कहा है कि प्रसाद कथानकों के बावजूद प्रसाद अतिरिक्त रोमानी वातावरण और कल्पित हिंदी के पहले सफल कहानीकार हैं। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट उनके कहानी संग्रह की बात करें तो प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रह हैं कि प्रसाद जी ने कुल 72 कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना प्रसाद ने कितनी कहानियाँ लिखी हुई हैं, तो 72 कहानी लिखी हुई हैं। प्रथम कहानी है उनकी ग्राम, 1912 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। 1912 में कौन सी कहानी है, तो ग्राम कहानी है, इंदु पत्रिका में प्रकाशन होता है इसका। पहला उनका कहानी संग्रह है छाया, 1912 में 5 कहानियाँ हैं जिसमें हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। अगर दोस्तों आप हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी संग्रह की बात करें तो वह छाया है जयशंकर प्रसाद जी का। यह जयशंकर प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह तो है ही, साथ में हिंदी साहित्य का भी प्रथम कहानी संग्रह है, तो वो कौन सा है, तो छाया है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि, जिसका प्रकाशन 1926 है। फिर है हमारा आकाशदीप, इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है, इसमें 19 कहानियाँ हैं। फिर है हमारा आंधी कहानी संग्रह, जिसमें 11 कहानी है, जिसका प्रकाशन 1931 में होता है। फिर है हमारा इंद्रजाल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 है, इसमें 14 कहानियाँ संकलित हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं आकाशदीप कहानी से जुड़े हुए तथ्यों की बात करेंगे। 1 मिनट दोस्तों।
हाँ तो दोस्तों सॉरी, तो हम आकाशदीप की बात करें तो आकाशदीप जो हमारी कहानी है वो किस में है, तो आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियाँ हैं। जो उनका आकाशदीप कहानी संग्रह है उसमें कुल 19 कहानियाँ हैं, जिसमें आकाशदीप कहानी है हमारी, ममता है, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र सतरंग, बैरागी, बंजारा, चूड़े वाला अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कहानी है वो हमारे आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित हैं। ठीक है, अब आकाशदीप कहानी से जुड़े हुए तथ्य देखिए कि आकाशदीप एक रोमांटिक प्रधान कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी आकाशदीप कहानी के माध्यम से कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रेम का बलिदान देना कहानी के उद्देश्य को दर्शाता है। आदर्श प्रेम की स्थापना तथा प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व में कर्तव्य विजय को दिखाना इस कहानी का लक्ष्य है। नेक्स्ट है कि कहानी की नायिका चंपा अकेले आकाशदीप जलाकर बुद्धगुप्त की तरह भटके लोगों को मार्गदर्शन कराती है। अगर आप कहानी में पात्र की बात करें तो उसमें जो चंपा है वो क्या करती है कहानी में, तो वो कहानी की नायिका चंपा अकेले आकाशदीप जलाकर बुद्धगुप्त की तरह भटके लोगों को मार्गदर्शन दिखाती है। इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम, सत्य, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, सेवा और नैतिकता जैसे शाश्वत मूल्यों का स्थापन किया है। कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जरूर आप ध्यान रखना कि कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल है। कहानी में 5 वर्ष का अंतराल आता है। ठीक है, अब हम पात्र परिचय की बात करें तो पात्र देखिए हमारे इस कहानी में सबसे पहले है हमारा बुद्धगुप्त पात्र, जो ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय है। परिस्थितिवश जलदस्यु, नाविक, महानाविक, दूर और वीर पुरुष है, जो चंपा को और खुद को मणिबद्ध के चंगुल से आज़ाद कराता है। साथ में ये बाली, सुमात्रा और जो जावा द्वीप हैं उनके वाणिज्य पर अधिकार प्राप्त करता है। नेक्स्ट है हमारी चंपा। चंपा एक क्षत्रिय बालिका है और कहानी की नायिका भी है। जलदस्यु की कैदी है और बुद्धगुप्त की बाद में प्रेमिका बन जाती है। ठीक है, और हम मणिभद्र की बात करें तो वो पोताध्यक्ष है, कहानी का खलनायक है, जिसने चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बनाकर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सेविका है, जंगल में निवास करने वाली युवती। ठीक है, जया है। फिर है ताम्रलिप्त। क्या था दोस्तों, सबसे पहले इस कहानी में अगर आपको पूछ देंगे ताम्रलिप्त क्या है आकाशदीप कहानी में, तो वो एक बंगाल की खाड़ी में स्थित प्राचीन नगर था। विद्वानों का मत है कि वर्तमान ताम्रलिप्त की प्राचीन ताम्रलिप्त था। भारतवर्ष में कलिंग, ताम्रलिप्त आदि प्राचीन बंदरगाहों से भारतवासियों के जहाज बराबर सिंहल, सुमात्रा, जावा आदि द्वीपों की ओर जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम प्रमुख जो पंक्ति है उनकी बात करें तो सबसे पहले जो चंपा की प्रमुख पंक्ति है वह है, क्या स्त्री होना पाप है। ये चंपा कहती है, क्या स्त्री होना पाप है। नेक्स्ट है कि दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकित एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। जब मणिभद्र और चंपा जब आपस में आलिंगन करते हैं तब वह सोचता है। नेक्स्ट है कि हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो, उसको किसको जिसने तुम्हें भगवान मान लिया है। तो ये मणिभद्र है जो उससे कहता है चंपा से। ठीक है दोस्तों, और सॉरी बुद्धगुप्त कहता है चंपा से। नेक्स्ट है कि हाँ वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं नहीं, तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते। नेक्स्ट है कि आह चंपा, गुप्त को आज्ञा देकर देखो तो तुम निर्दयी कितने हो। वो क्या नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, वह राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो। चंपा, पिंड निकाल कर अपने हाथों अतल जल में विसर्जित कर दे, कृपाण से अपना हृदय निकाल कर। यानी ये बुद्धगुप्त कहता है चंपा से। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में
भागीरथ के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी, उस समय वह प्रार्थना करती कि भ्रष्ट नाविक को अंधकार कि हे भगवान, मेरा जो भ्रष्ट नाविक है, पथ भ्रष्ट नाविक है, उसे आप मार्ग प्रदर्शन करना। तो ये चंपा कहती है बुद्धगुप्त से। नेक्स्ट है कि जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। तो ये चंपा कहती है बुद्धगुप्त से। नेक्स्ट है कि हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, नेत्र आकर्षित करती है मुझे वह स्मृति, परंतु मैं क्यों नहीं जाता। जानती हो इतना महत्व करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। तो ये बुद्धगुप्त है जो चंपा से कहता है। नेक्स्ट है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। तो ये बुद्धगुप्त कहता है चंपा से। नेक्स्ट है कि पहले विचार था कि कभी स्तंभ पर आलोक जलाकर अपने की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाश दीप। तो ये चंपा कहती है। अब दोस्तों हम PYQ की बात करें तो PYQ देखिए कि आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब दोस्तों अगर आपने कहानी को पूरा पढ़ा होगा, कहानी का मूल पाठ पढ़ा होगा, तभी ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कहानी का मूल पाठ भी आप अवश्य पढ़िए। वो आपको मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको यूनिट 7 हिंदी कहानी की पूरी श्रृंखला मिल जाएगी। तो उसमें मैंने कराया है आपको। तो देखिए क्वेश्चन में कि चंपा द्वारा दीपक का जलाना, दीप उत्सव का महोत्सव, चंपा और जया द्वारा नौका विहार, बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, बंदी द्वारा पोत से समुद्र रज्जु का काटना। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, तो दीप उत्सव का महोत्सव, सबसे पहले आएगा हमारा ई, बंदी द्वारा पोत से समुद्र रज्जु का काटना, ई। फिर आएगा हमारा डी, बुद्धगुप्त और नायिका के बीच द्वंद्व युद्ध, नायक के बीच द्वंद्व युद्ध होता है वो। फिर आएगा ए, चंपा द्वारा दीप का जलाना। फिर आएगा हमारा दीप महोत्सव, चंपा और जया का नौका विहार। अंत में आएगा दीप महोत्सव। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो क्वेश्चन वो आंसर है वो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं, यानी आकाशदीप में क्या क्या वर्णन है। तो आत्मसमर्पण है, पिता की हत्या का प्रतिशोध है जो चंपा लेती है बुद्धगुप्त से, वह है प्रच्छन्न प्रेम है, पुरुष की निरंकुशता है। तो नीचे दिए गए ऑप्शनों में से हम देखें तो इसमें प्रच्छन्न प्रेम है और पिता की हत्या का प्रतिशोध है। तो हमारा बी और सी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ए आंसर बिल्कुल सही है। अब हमारी नेक्स्ट कहानी है अपना अपना भाग्य, जो जयेंद्र कुमार जी की है। अब दोस्तों अगर हम इस कहानी को देखें दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, थोड़ा कोल्ड हो चुका है, फीवर अभी हो रखा है। तो अब तबीयत इतना साथ नहीं दे रही कि मैं आगे और क्लास को बढ़ाऊँ। तो अब हम जो आगे की कहानियाँ हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए करिए। अगर आपको वीडियो में कोई सुधार करवाना है या कंटेंट में कोई सुधार करना है, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।